अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूज़। आज हमारे साथ इंतहाई मुअज़्ज़ज़ गेस्ट हैं इंजीनियर मलिक सलीमुल्लाह सईद साहब, जो कि गवर्नर बॉडी इंजीनियरिंग कौंसिल के मेंबर हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं दी इंजीनियर पाकिस्तान एसोसिएशन के। आज हम इनसे जो डिजिटलाइज़ किया गया है इंजीनियरिंग कौंसिल ऑफ पाकिस्तान को, उस पर इनके जो रिमार्क्स हैं और इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इन्होंने इंजीनियरिंग कौंसिल पाकिस्तान जो है उसको डिजिटलाइज़ कैसे किया गया और उसके क्या फ़वाइद मिले। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दिशान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू व्यूअर्स। और इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आज डॉक्टर दिशान साहब कुछ हमारे पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल और इदारे के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं और हम उसको थोड़ी गाइडेंस आपको देंगे इस पे कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल ने पिछले 5 सालों में क्या इम्प्रूवमेंट्स किए हैं अपने सिस्टम में। बेसिकली पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के एक रेगुलेटरी बॉडी है फॉर इंजीनियरिंग प्रोफेशन और 1976 से ये इदारा इंजीनियर्स को सर्व कर रहा है। इसको बेसिक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ये बना हुआ ऑटोनमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसमें हम कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के या प्रोफेशन को रेगुलेट करते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन भी है और उनकी ताकि वो उनके पास वो कोड्स हों, वो लाइसेंस में कैपेबिलिटीज़ हम डिक्लेयर करें जो उनके पास कंपनी के पास एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटीज़ हैं, ताकि वो फील्ड में वो रिलायबल सर्विसेज दे सकें। इसी तरह हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं पहले HEC उनको रिकग्नाइज़ करती है, फिर अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल और HEC मिलके इस इदारे को रेगुलेट कर रहे हैं ताकि जो इंजीनियर्स यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ से निकलें उनके जो एजुकेशन हो, उनको जो प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में, उनको कंप्लाई करते हों। अब इंजीनियरिंग कौंसिल ने पिछले साल ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी भी पाकिस्तानी प्रोफेशनल बॉडी ने पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल जैसे है कि इसने ग्लोबल या इंटरनेशनल कोई अकॉर्ड साइन किया हो। एक इंजीनियरिंग प्रोफेशन की इंटरनेशनल रिकग्निशन है जिसको हम कहते हैं वाशिंगटन अकॉर्ड। उस वाशिंगटन अकॉर्ड में ये है कि उसके जो मेंबर्स हैं उनके जब इंजीनियर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो उनको दोबारा से उस कंट्री का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, यानी कि वो एजुकेशन एट पार होती है। अगर ये 19-20 कंट्रीज़ हैं जो कि इस वक्त वाशिंगटन अकॉर्ड के मेंबर्स हैं, और ये मेंबर कंट्रीज़ के जब इंजीनियर्स एक दूसरे कंट्री में जाएंगे तो उनको उस कंट्री में जाके इक्वलेंट कंसिडर किया जाएगा, वहाँ पे जाके एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल की पिछले 5-6 साल की बहुत बड़ी मेहनत थी जिसको हमने अचीव किया, और पाकिस्तान में कोई भी ऐसा प्रोफेशन और नहीं है कि जिसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली हो। सर, ये तो आपने जो इंजीनियरिंग कौंसिल की माशाल्लाह एक अचीवमेंट्स हैं वो हमें बताई, जिस पर हम बहुत खुश हुए, और हमें खुशी है कि हमारी इंजीनियरिंग कौंसिल जो पाकिस्तान है वो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है अपने इंजीनियर्स के लिए। तो यहाँ पर मेरे जो डॉक्टर्स देख रहे हैं उनका सवाल ये है कि इंजीनियर काउंसलिंग जो है कौंसिल पाकिस्तान, उसको कब डिजिटलाइज़ किया गया और इसको डिजिटलाइज़ करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, आपने जब भी कोई सर्विसेज देनी होती हैं या अपने प्रोफेशनल्स को किसी इदारे ने उसको हैंडल करना होता है, उसकी डिफरेंट किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और उन रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हमें उसके लिए सिस्टम्स को अपग्रेड करना पड़ता है। अब फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं आपको स्टार्ट में एक चीज़ बता देता हूँ इसमें कि जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल गया तो मैंने देखा कि इंजीनियर जो हैं वो एक काउंटर पे खिड़की में क्यों में लगे हुए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे थे, मतलब धक्के खा रहे थे और अपना जो मैनुअल सिस्टम था उसके लिए। जब हम अपने इंजीनियर्स को उसकी कौंसिल खुद ही उसको रिकग्नाइज नहीं करेगी तो वो प्रोफेशनल में प्राइड कैसे आएगा। ठीक हो।
तो हमने वहाँ फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए सबसे पहले कि जब इंजीनियर आता है उसके लिए प्रॉपर बैठने की जगह बनाई। फिर हमने क्यू मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया कि जिस तरह आप देखते हैं बैंक्स में या इंटरनेशनली आप पहले टोकन लेते हैं, जिस डिपार्टमेंट में आपको काम है आप वो उसके लिए वो आपको फिर काउंटर उस पर जाते हैं। तो हमने कोशिश डिजिटलाइज किया फर्स्ट फेज़ में और अपने ऑफिसेज़ में फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए ताकि इंजीनियर्स एक कमरे से दूसरे कमरे और दूसरे से तीसरे में धक्के नहीं खाएं और उसको वन विंडो ऑपरेशन ही मिल जाए ताकि उनकी जो भी रिक्वायरमेंट हैं या उनकी क्वेरीज हैं वो उनको रिजॉल्व कर दिया जाए। सेकंड फेज़ में हमने जब इस डिजिटलाइज करने के बाद हमने कोशिश किया कि इसको हम ऑनलाइन ले जाएं ताकि इंजीनियर जो हैं हर जगह तो हम ऑफिस नहीं बना सकते कि हर शहर में। अब लाहौर का अगर हम इंजीनियर कहें जी वो कराची जिस तरह अमेरिका वीज़ा का लेना तो इस्लामाबाद जा रहा है, तो या यूरोप का वीज़ा लेना तो इस्लामाबाद जा रहा है या कराची में एम्बेसी में जा रहा है। तो इस तरह कौंसल जो है हर जगह पे अफोर्ड नहीं कर सकती कि अपने ऑफिस को इस्टेब्लिश करे। हमारे रीजनल ऑफिस में हैं, लाहौर में हैं, कोयटा में हैं, कराची में हैं, पेशावर में हैं, काफ़ी जगह पे हैं, लेकिन स्टिल इंजीनियर्स का तो पूरे पाकिस्तान में रिमोट एरियाज़ में भी काम कर रहे हैं। तो उनके लिए ऑफिस में मूव करना बहुत मुश्किल होती थी कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के ऑफिसेज़ में जाएं और वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल को प्रोसेस करें। तो उसके लिए हमने पिछले साल से ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ है, चाहे वो आपकी नई रजिस्ट्रेशन है चाहे आपकी रिन्यूअल है। सर जैसा आपने बताया कि आपके जो इंजीनियरिंग काउंसिल है इसने आप एक पूरा सिस्टम डिजिटलाइज कर दिया है, मैं तो इसको इंजीनियर्स के लिए एक इनकलाब बताऊंगा, क्योंकि मेरे जितने डॉक्टर्स हैं, कोई गिलगित में बैठा है, कोई केपीके में बैठा है, कोई कराची में, जब वो ट्रैवल करता है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो हमारा इस्लामाबाद में वाहिद ऑफिस है उसकी तरफ, तो उसका एक छोटा सा काम होता है, तो उसके लिए उसको कम से कम जो उसके एक्सपेंडिचर आते हैं वो 20 से 25 हज़ार आते हैं। तो इसके अलावा उसको धक्के अलहदा खाने पड़ते हैं। अगर एक दिन में उसका काम नहीं हुआ तो उसको फिर दोबारा से आना पड़ता है। यहाँ पर अब मेरा एक आपसे सवाल है, इस वक्त पाकिस्तान में इंजीनियर्स जो रजिस्टर्ड हैं उनकी तादाद कितना है? इस वक्त जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास अराउंड 3 लाख के करीब 300,000 के करीब इंजीनियर्स हैं, 300,000 के करीब इंजीनियर हैं और हमारे तकरीबन 25,000 के करीब इंजीनियर जो हैं पर ईयर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से ग्रेजुएट होते हैं। हमने इसमें एक और भी बड़ा अच्छा सिस्टम किया हुआ। नॉर्मली क्या होता था कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थे जो उनकी एलोकेटेड सीट्स होती थी जी जी कि आपने किसी यूनिवर्सिटी को एक्रीडेट किया है और उसको एक डिसिप्लिन के लिए, सपोज हमारे यहाँ तो डिसिप्लिन बहुत है इंजीनियरिंग में, 40+ डिसिप्लिन है, आपके तो सिर्फ एक ही डिसिप्लिन है BBS का और वही नहीं संभाला जा रहा। तो हमारे 40 डिसिप्लिन है, जिस तरह आप देखें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मैकाट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, पॉलीमर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत डिसिप्लिन है। तो हमें हर यूनिवर्सिटी को एक्रीडेट करना पड़ता है कि क्या उसके पास वो फैसिलिटीज़ फैकल्टी की फैसिलिटीज़ और यूनिवर्सिटी की जो अपनी रिक्वायरमेंट है, क्लासरूम, लैब, सारी चीज़ें मौजूद हैं कि वो 40 इंजीनियर्स को या 100 इंजीनियर्स को वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन दे सकते हैं। उसके बाद जाके पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल उनको एक्रीडेट करती है। और अब हमने पहले जो देखा था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अगर उसकी 40 स्टूडेंट्स की इनटेक अलाउड है तो वो ज़्यादा रख लेते थे, अपने 50 के करीब या 60 के करीब। तो अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने जिस तरह से प्रॉब्लम्स आई और एवोल्यूशन में इंसान सीखता है, और हमारे चेयरमैन बड़े डायनामिक हैं इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी साहब, और वो उन्होंने डे एंड नाइट वर्क किया है और हम भी उनके साथ उनकी पेज पे चलने की कोशिश करते हैं कि जो 5 सालों में भी जो भी इम्प्रूवमेंट आई हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में, आप 1976 से लेके और 2015 तक देख लें उनका प्रोग्रेस, और 2015 से लेके और अब जो 2020 है आपका, तो इन 5 सालों में जो विजिबल चेंजेस हैं, हमारी एक वाइब्रेंट बॉडी बनी है।
अगर आप देखें, हमने अब जितने भी यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स रख रही हैं तो उनको सेकंड सेमेस्टर से उनको एनरोल करना पड़ता है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट पे, ठीक हो गया, ताकि उसकी मॉनिटरिंग हो कि हम इस सिलसिले अब सारा सिस्टम जो है हमारा ऑलमोस्ट इंजीनियर की रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 कि जब वो पास होता और टिल ही इज़ वर्किंग, उनका प्रोफाइल भी अपडेट होता है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में, और हम उसको रिन्यूअल फ़ी भी है ऑनलाइन, अब वो सारा कुछ अप्लाई करेगा और मैक्सिमम 3 to 4 वर्किंग डेज़ में उसकी रिन्यूअल उसके घर पहुंच जाती है। मतलब कोई भी इंजीनियर अगर अप्लाई करता है रिन्यूअल के लिए तो उसको 3 दिन के अंदर उसका वो अपनी फ़ीस जमा करा देगा, अपने उसको हमने पासवर्ड और लॉगिन दिया हुआ है, उसका आईडी क्रिएट किया हुआ है, वहाँ पे जाएगा, जो सर्विस उसको चाहिए वो अपलोड करेगा एप्लीकेशन फॉर्म, और उसको विद इन 3 वर्किंग डेज जो है डिस्पैच हो जाता है रिन्यूअल कार्ड, और उनके पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है, पोस्टल एड्रेस पे। पोस्टल एड्रेस। सर यहाँ पर आपने जैसे मैनुअल और डिजिटलाइजेशन पे बात हो रही है, तो जैसा कि आपने बताया कि इंजीनियरिंग काउंसिल में जब से आपने डिजिटलाइज किया है डाटा, तो उससे जो आपकी ये फेक डिग्री बनाने वाला सिलसिला और सिक्योरिटी इंजीनियरिंग काउंसिल को मिली है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त फेक डिग्री का कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में नहीं चलता। ठीक हो, इसमें जो हमारा एक्ट है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का, वो क्लियरली डिफाइन करता है कि जब तक कोई भी इंजीनियर जो पास आउट हो चुका है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं होगा, वो इंजीनियर नहीं कहलाएगा, और वो उस वक्त तक जॉब भी नहीं कर सकता। बिल्कुल तो इसी तरह हमारा पीएमडीसी में भी ऐसे ही था, आपके डॉक्टर्स के लिए भी। तो हमारे यहाँ हमने जो अपना लाइसेंस देते हैं या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देते हैं, तो उसके ऊपर हमने बार कोडिंग कर दी है। ठीक, बार कोडिंग से अगर कोई फेक होगा तो आप उसकी पिक्चर भी आ जाएगी, उसका डाटा भी आ जाएगा, तो आपने मोबाइल से भी वो आप स्कैन करके देख सकते हैं कि ये जो आपके सामने सर्टिफिकेट आया हुआ है ये इसी इंजीनियर का है या ना इसी डॉक्टर का है, अगर आप अपने में प्रैक्टिस करते हैं। और इसमें देखिए, आजकल दौर है आईटी का, जब तक आपको डिजिटलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, और जो कि ग्लोबली प्रैक्टिस की जा रही है, ये इंटरनेट, फेसबुक, सोशल मीडिया सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम लोग वहाँ पे अपनी कंप्लेंट्स करें और एक फॉरवर्ड मैसेज शेयर कर दें और सोसाइटी में न्यूसेंस क्रिएट कर दें, हमें उसका आईटी का इफ़ेक्टिव यूज़ करना चाहिए। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में अपना एक पूरा डिपार्टमेंट है आईटी का एक डिपार्टमेंट है, और जो कि बैकअप सपोर्ट देता है, और उसने डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। कोई एक्रीडेशन का मॉड्यूल है जो कि यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है कि जी कि इस यूनिवर्सिटी ने अगर किसी एक बैच को एक्रीडेट कराना है तो क्या रिक्वायरमेंट है, वो उसने फॉर्म वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसी तरह इंजीनियर्स की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, प्रोफेशनल इंजीनियर है और रजिस्टर्ड इंजीनियर है, तो उनके जितने भी स्टेप हैं, अगर आप यहाँ मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की, अगर आप इस पे देखेंगे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर आपको तमाम वो जो भी एप्लीकेशंस आपको जिस टाइप की रिक्वायरमेंट है, जो कुछ आपने अप्लाई करना है, वो सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। हमारे साथ कितनी यूनिवर्सिटीज़ एक्रीडेटेड हैं, ठीक है, वो भी आपको लिस्ट भी मिल जाएगी। मतलब घर बैठे आपको देखिए, आप मोबाइल पे देखें, आप पीसी पे देखें, लैपटॉप पे देखें, तो आजकल देखिए किसके पास टाइम है कि वो 2-2 दिन ट्रैवलिंग करके दूसरे स्टेशन पे जाए। और हमारे माशरे में इंजीनियर्स और डॉक्टर को एक क्रीम प्रोफेशन कहा जाता था, और अब हमारे प्रोफेशंस जो हैं वो पीछे रह गए हैं और बहुत सी और चीज़ें आगे आ गई हैं। तो हमें हमारे इदारों को चाहिए कि हम आईटी को बेस्ट यूटिलाइज़ करें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहिबान से भी कि आप अपने इदारे को भी डिजिटलाइज करें और सारी सर्विसेज ऑनलाइन लेके चले जाएं। जैसा कि आपने अभी बताया कि हमारा जो डॉक्टर्स का इदारा है उसको ऑनलाइन किया जाए और डिजिटलाइज किया जाए, तो मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि ये कितना एक टाइम लगेगा कि हमारा जो इदारा है इसको अगर डिजिटलाइज करने पे गवर्नमेंट पाकिस्तान वर्क करती है तो कितना एक टाइम लग सकता है? देखिए, इसमें सबसे पहले आपका सिस्टम एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक, सिस्टम जब एग्जिस्ट करेगा, आपने प्रोसीजर्स वगैरह अपने फॉर्म में डिफ़ाइन किए हुए हैं,
तो उसको फिर अप्लाई करना है। तो मैक्सिमम आपको 6 to 8 मंथ लगते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने में। आपको टेलर्ड मेड नहीं मिलेगा, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको उसको डिज़ाइन करवाना और उसकी फिर अपलोड करके उसको एक टेस्टिंग फेज़ होता है जिसमें आप बग्स को फिक्स करते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ गई हैं नहीं आई, ट्रायल रन जिसको आप कह लें। तो वो ट्रायल रन जो है वो उसको आप तकरीबन आप इसमें मैक्सिमम 1 ईयर अगर आप स्टार्ट करते हैं तो इट विल नॉट टेक मोर देन 1 ईयर टू इम्प्लीमेंट दिस सिस्टम। और इसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि आपके डॉक्टर्स को ये फ़ायदा होगा कि और जो आपका इदारा है, जो आपकी रेगुलेटरी बॉडी है, उसको भी फ़ायदा होगा कि उनके ऑफिसेज में लोग बहुत कम विजिटर आएंगे, उनको बहुत से शहरों में ऑफिसेज नहीं खोलने पड़ेंगे, करने में भी आसानी और काम करने में भी आसानी हो जाएगी। और जिस तरह के एक डॉक्टर है, अब वो एक अगर हॉस्पिटल में काम कर रहा है, वो इस्लामाबाद जाना चाहता है अपने इदारे में और उसको 2 दिन की छुट्टी चाहिए या वो प्रैक्टिस छोड़ के जाएगा तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट होगा उसके लिए। तो बेहतर है कि हम इसको कोशिश करें। अब बताइए, इसका एक और भी फ़ायदा है कि अगर आपकी वेबसाइट भी अच्छी होगी तो उसमें एक और, जिस तरह पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कोर्सेज करवाती है, इसी तरह शायद आपका इदारा भी कोई कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कोर्सेज करवाता होगा। हमने एक यूट्यूब चैनल भी बना दिया है कि जितने भी वो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं जो कि प्रोफेसर्स या कोई हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं, तो हम उनको यूट्यूब पे एजुकेशन चैनल पे भी ले जाते हैं ताकि हमारे इंजीनियर जो हैं वो उन चीज़ों से एडवांटेज ले सकें और सीख सकें। सर, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेंबर हैं गवर्निंग बॉडी जो है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो हमारे फैसल सुल्तान नेशनल हेल्थ मिनिस्टर हैं और हमारा जो PMDC इदारा था उसकी जगह आप PMC बन चुका है, उसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अरशद तकी साहब, उनसे रिक्वेस्ट करें जो मैनुअल निज़ाम है इसको डिजिटलाइज किया जाए। ये आप मैसेज दें हमारे जो देखने वाले हैं उनको। बात ये है डॉक्टर ज़ीशान साहब, जब हमने इंजीनियरिंग की थी तो उस वक्त तो प्राइड हुआ करता था सोसाइटी का कि जी पेरेंट्स फील करते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बन गया या डॉक्टर बन गया। बिल्कुल ऐसा ही। तो अनफॉर्चुनेटली इन लास्ट 2 डिकेड्स ये हमारे दोनों प्रोफेशन डिटोरिएट होते रहे जी। और इस डिटोरिएशन की जो मेन चीज़ें मुझे अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे समझ आई हैं कि इन इदारों को पैटर्नाइज नहीं किया गया, इनमें सिस्टम नहीं डेवलप किए गए, ये हमारे इदारे पॉलिटिकल लोगों के हाथों में रहे। जी बिल्कुल। जब तक कि प्रोफेशनल लोग प्रोफेशनल इदारों को नहीं चलाएंगे, यहाँ मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि अगर इंजीनियर का काम है तो वो इंजीनियर ही करेगा, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करेगा, मैकेनिकल का काम है तो मैकेनिकल करेगा। अगर मैं कहूँ कि डॉक्टर ज़ीशान आप आएँ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में मेरे साथ असिस्टेंट रजिस्ट्रार के तौर पे आ जाएं तो वो आप काम नहीं कर सकते। अगर आप मुझे बुला लें कि मलिक साहब आप 30 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ मेरे PMDC में आए तो मैं नहीं परफॉर्म कर सकता। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए और हमारे हायर अप्स की विल भी यही होनी चाहिए कि हम कॉम्पिटेंट लोग और प्रोफेशनल्स को लगाएं। हमारा अभी तक जो गवर्नेंस का इस मुल्क में स्टाइल है वो है कि इस मुल्क को सिर्फ ब्यूरोक्रेट चला सकता है, उसके अलावा कोई नहीं चला सकता। तो हमारे चेयरमैन जो जावेद सलीम कुरैशी साहब हैं वो भी यही चीज़ रियलाइज़ करा रहे हैं कि आपको अगर वापडा चलाना है, सुई गैस चलाना है तो या इस तरह के गवर्नमेंट के वासा इदारे चलाने हैं तो यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैं तो आप इंजीनियर्स को हेड लाएं। बिल्कुल। मिनिस्टर भी इंजीनियर्स होने चाहिए। इसी तरह हम चाहते हैं कि जो आपकी स्पेशलाइजेशन है जिसमें डॉक्टर्स हैं वो आपको स्पेशलाइज लोगों को आके अपने फील्ड को आगे चलाना चाहिए। जब हम अपने फील्ड को दूसरे लोगों के हाथों में दे देते हैं ड्यू टू एनी रीज़न कि जिसमें मैनेजमेंट स्किल हैं, वो मैनेजमेंट स्किल हर जगह नहीं चलती। बिल्कुल ऐसे। कहीं आपको जब टेक्निकल चीज़ का पता नहीं होगा तो वो मैनेजमेंट स्किल्स का आपको कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है 2-3 चीज़ों की ऑप्शंस के या कंपैरिजन दे रहा है, जब आप उसका टेक्निकल नॉलेज नहीं है आप मैनेजमेंट डिसीजन तो ले सकते हैं जो ब्यूरोक्रेट, लेकिन आप उसको एवेल्युएट नहीं कर सकते कि विच ऑप्शन इज़ अ बेटर। बिल्कुल बिल्कुल।
आप आपके पास अगर कोई पेशेंट आ जाए, वो उसको आप देखेंगे डायबिटिक है, मैंने इंसुलिन देनी है, डायनिल देनी है, डाइमेक्रॉन देनी है, या क्या करना है। अब क्या आपको बैरोक्रेट ऊपर बैठा हुआ उसको आप एक्सप्लेन, 3 डॉक्टर्स का डिफरेंट व्यू पॉइंट होगा, तो वो क्या डिसीजन लेगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आप। तो इसलिए जब तक हमारे फील्ड में ये चीज़ें नहीं होती कि जी प्रोफेशनल्स को आगे लाया जाए, और प्रोफेशनल्स को हम नहीं कहते कि ये सब कुछ हमें प्रोफेशनल्स को हैंड ओवर कर दें, लेकिन डिसीजन मेकिंग में तो इन्वॉल्व किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है सर, जब जिनका मसला होगा, जब वो आके गवर्नर बॉडी में बैठेंगे तो उन मसलों को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने बड़े कीमती वक्त से हमें टाइम निकाल के दिया है, और जो आपका ये डिजिटलाइजेशन का निज़ाम है उस पर हमें ब्रीफिंग दी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बेस्ट विशेस फॉर यू।